हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीट 2025 के लिए संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, औकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। कंठोष्ठम, कंठतालु, दंतोष्ठम या ओष्ठौ नासिका च। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो के अंत में बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। इसका सूत्र क्या है? ओ दवतो कंठोष्ठम। क्या है? ओ दवतो कंठ ओष्ठम। कंठ ओष्ठम, कंठोष्ठम, ये है इसका सूत्र। ध्यान रखिएगा, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ओ दवतो कंठ ओष्ठम, इसमें ओ और औ दोनों आ जाएगा। ओ और औ दोनों आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो ओ कैसे मिलकर बनता है? आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है ना। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आ और ऊ से मिलकर बनता है ओ। तो क्या हो गया? दोनों को मिलाकर बन गया कंठोष्ठ। औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जायमानस्य हेतुर्भवति। अपादानम, संप्रदानम, अधिकरणम या करणम। जायमान यानी उत्पत्ति। उत्पत्ति के अर्थ में होता है, क्या होता है? अपादान होता है, संप्रदान होता है, अधिकरण होता है या करण होता है? बताइए। उत्पत्ति के अर्थ में अपादान होता है यानी पंचमी विभक्ति होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका सूत्र क्या है? जनी कर्तुः, जनी कर्तुः प्रकृति। जनी कर्तुः प्रकृति, इस सूत्र से उत्पत्ति के अर्थ में पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक होता है। सामान्यतः अगर यहाँ पर हेतुर्भवति होता तो यहाँ पर क्या होता? षष्ठी विभक्ति होती यानी संबंध कारक होता। लेकिन उत्पत्ति के अर्थ में प्रयोग हुआ है तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः हेतु के अर्थ में संबंध कारक होता है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, त्वं वृक्षं पश्यसि वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं कुरुत। त्वं वृक्षं पश्यसि वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। ये कर्तृवाच्य में है। किस में है? कर्तृवाच्य में। तो इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है। हमारे कर्तृवाच्य की ट्रिक क्या है? 121 है, यानी यहाँ पर 121 है। ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, तो ये प्रथमा विभक्ति है। अब इसे हमें बदलना किस में है? 311 में। ट्रिक ध्यान रखिएगा, थोड़ी आसानी होगी आपको समझने में। वैसे तो नियम ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहता है, ट्रिक थोड़ा बहुत ही काम करती है लेकिन थोड़ा काम कर जाती है। देखिए यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है? तृतीया ढूंढनी है। तो ये तो पहला तो कट गया, 3 बचे हैं। 3 में है तृतीया। फिर उसके बाद क्या ढूंढनी? प्रथमा ढूंढनी है। तो वृक्ष जो है वह पुल्लिंग है। पुल्लिंग है ना, तो यहाँ पर वृक्षम है, ये नपुंसक लिंग वाला भी कट गया। तो क्या? त्वया वृक्षा, त्वया वृक्षा 2 में है। अब धातु जो है वह कौन सी लगेगी? आत्मनेपदे की लगेगी। तो क्या होगा? दृश्यते होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। दृश्यते होगा, पश्यते नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मह्यारूढ़ा इत्यस्य संधि विच्छेदा वर्तते। मह्यारूढ़ इसका संधि विच्छेद है। मही प्लस आरूढ़ा, मही प्लस आरूढ़ा, मह्या प्लस आरूढ़ा, मही प्लस यारूढ़ा। बताइए मह्यारूढ़ा का संधि विच्छेद है, कौन सा सही है? तो इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए वाला।
मही में बड़ी ई रहेगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर छोटी ई वाला भी दिया गया है, कंफ्यूजन हो सकती है, तो मही में बड़ी ई रहेगी। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ पर संधि कौन सी है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। अगला है 5 कन्याएं एक चोर से डरती हैं, अस्य संस्कृता अनुवादा वर्तते। 5 कन्याएं एक चोर से डरती हैं, इसका संस्कृत अनुवाद है पंच कन्याया एकस्मात् चोरात् विभेति, पंच कन्याया एकस्मात् चोरात् विभ्यन्ति, पंच कन्याया एकात् चोरात् विभ्यति, पंच कन्याया एकस्मात् चोरात् विभ्यति। बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी वाला। डी वाला इसका सही संस्कृत अनुवाद है, पंच कन्याया एकस्मात् चोरात् विभ्यति। यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी है क्योंकि डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र कौन सा है? भीत्रार्था नाम भय हेतु। सूत्र कौन सा है? भीत्रार्था नाम भय हेतु से पंचमी विभक्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। भीत्रार्था नाम भय हेतु से पंचमी विभक्ति हुई है। यहाँ पर ऑप्शन डी वाला संस्कृत अनुवाद सही होगा। अगला देखिए मध्वरी शब्दे संहिता संज्ञको वर्णोस्ता। मध्वरी शब्द में संहिता संज्ञक वर्ण है। म ध है, ध व है, उ आ है, व रा है। बताइए मध्वरी शब्द में संहिता संज्ञक वर्ण हैं, कौन से हैं? तो उ और आ है। ऑप्शन सी सही है। अब ये कैसे है समझिए। परा सन्निकर्षा, परा सन्निकर्षा संहिता, इस सूत्र से यहाँ पर संहिता संज्ञा हुई है। कौन सी संज्ञा हुई है? संहिता संज्ञा हुई है परा सन्निकर्षा संहिता सूत्र से। संहिता का मतलब क्या होता है? संधि होता है। ध्यान रखिएगा, संधि का दूसरा नाम संहिता है। तो यहाँ पर किस किस में संधि हुई है यही पूछा गया है। देखिए मधु प्लस अरि मिलाकर बनता है ना मध्वरी, मधु प्लस अरि मिलाकर बनता है मध्वरी। तो यहाँ पर उ और आ की संहिता हुई है, उ और आ की संहिता हुई है, यही यहाँ पर पूछा गया है कि संहिता संज्ञक वर्ण है तो कौन सा है? उ और आ। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए श्रवणीयः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। श्रवणीयः इस पद में प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय है, अनीयः प्रत्यय है, अनीयर प्रत्यय है, यणीयः प्रत्यय है। बताइए श्रवणीयः इस पद में प्रत्यय है अनीयर। ऑप्शन सी सही आंसर है। श्रु धातु है, श्रु धातु है और अनीयर प्रत्यय मिलाकर बना है श्रवणीयः पद। और अनीयर प्रत्यय जो है तीनों लिंगों में चलता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि कौन सा प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है? तो अनीयर चलता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये कौन सा लिंग है? श्रवणीय। श्रवणीय पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है श्रवणीय। ध्यान रखिएगा, श्रवणीय पुल्लिंग है और नपुंसक लिंग होगा श्रवणीयम। नपुंसक लिंग होगा श्रवणीयम और स्त्रीलिंग होगा श्रवणीय। श्रवणीय या बड़ा हो जाएगा तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये है नपुंसक लिंग, ये है स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा, सभी को कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए निम्नलिखितेषु 79 इत्यस्य संस्कृते शुद्धानुवादः। निम्नलिखित में से 79 का संस्कृत में शुद्ध अनुवाद है। 9सप्तति, एकोनाशीतिः, ऊनाशीतिः या उपर्युक्त सर्वम। बताइए 79 का शुद्ध संस्कृत अनुवाद कौन सा है? तो उपर्युक्त सभी हैं 79 के शुद्ध संस्कृत अनुवाद। ध्यान रखिएगा, 3 शब्द बनते हैं संस्कृत में 79 के, तीनों को ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। शुद्ध शब्द भी अच्छे से देख लीजिएगा, इन्हीं में कुछ कुछ अशुद्धियां करके भी दे दिया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए मन में शुद्धता ही श्रेष्ठ तप है, अस्य संस्कृतानुवादः वर्तते।
मनसि शुद्धता एव श्रेष्ठा तपः वर्तते। मनसि शुद्धता एवं श्रेष्ठम तपम वर्तते। मनसे शुद्धता एवं श्रेष्ठम तपः वर्तते। मनसि शुद्धता एवं श्रेष्ठम तपः वर्तते। बताइए इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? इसका शुद्ध अनुवाद है ऑप्शन डी, मनसि शुद्धता एवं श्रेष्ठम तपः वर्तते। यह इसका शुद्ध अनुवाद होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, संयुक्ता स्वरा सन्ति। संयुक्त स्वर हैं कितने? 5, 4, 9, त्रयोदश। 5, 4, 9 या 13। बताइए संयुक्त स्वर कितने हैं? तो संयुक्त स्वर हैं 4। ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन कौन से हैं? ए, ओ, ऐ, औ। ये हैं संयुक्त स्वर। 5 जो हैं ये मूल स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ली। 5 मूल स्वर हैं, ध्यान रखिएगा। और 9 पूरे स्वर हैं। कौन कौन से हैं? यही 9 जो यहाँ पर दिए गए हैं ये पूरे स्वर हो जाएंगे। ये पूरे स्वर हो गए। यहाँ पर हमसे संयुक्त स्वर पूछा गया है तो ये 4 संयुक्त स्वर हो जाएंगे, ए, ओ, ऐ, औ। और मूल स्वर अगर पूछा जाता तो 5 होते। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ली। तो यहाँ पर संयुक्त स्वर पूछा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, माहेश्वर सूत्रेषु एषः इत संज्ञक वर्णः द्विवारम् उपदिष्टः। माहेश्वर सूत्र में इनमें से इत संज्ञक वर्ण जो 2 बार आता है कौन सा है? ड़ा है, चा है, का है, टा है। बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ड़ा। ड़ा जो है यह इत संज्ञक वर्ण 2 बार आता है। कौन कौन से सूत्र में आता है? आ, ई, उ, ड़ा। इसमें आ गया 2 बार, 1 बार हो गया। फिर लड़ा में आ गया, यहाँ भी आ गया तो 1 बार हो गया। ये वर्ण है इत संज्ञक जो 2 बार आया है। ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं माहेश्वर सूत्र से। तो आपको सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, ना स्नानम, ना विलोपनम, ना कुसुमम, ना अलंकृता मूर्धजा। मूर्धजा अस्य विशेषणा का। मूर्धजा इसका विशेषण कौन है? अलंकृता है, कुसुमम है, विलोपनम है या ना कोअपि। बताइए मूर्धजा इस विशेष्य का विशेषण क्या होगा? मूर्धजा यहाँ पर विशेष्य है, इसका विशेषण होगा अलंकृता। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्तिका नाम लेखकाः वर्तते। कात्यायनः, पाणिनि, इंद्रः, पतंजलि। बताइए वार्तिक के लेखक हैं कौन है? कात्यायन है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कात्यायन ने पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ पर वार्तिक लिखा है। ध्यान रखिएगा, यानी उनके ग्रंथ में जो सूत्र हैं उनमें जो कात्यायन को कमियां लगी उसे सुधार कर उन्होंने फिर से लिखा है। इसी को वार्तिक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगच्छत् क्रियापदे लकारः अस्ति। लट् लकारः, लोट लकारः, लंग लकारः या लिट लकारः। बताइए अगच्छत् क्रियापद में लकार है तो कौन सा लकार है? लंग लकार है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसमें धातु कौन सी है? गम धातु है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामस् प्लस चिनोति अत्र पूर्ण पदे संधि स्यात्। रामस् प्लस चिनोति इसके पूर्ण पद में संधि है। ष्टुत्व है, जशत्व है, श्चुत्व है या पूर्ण सवर्ण है। बताइए इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें संधि होगी श्चुत्व। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका पूर्ण पद बनेगा क्या? रामस चिनोति बनेगा। क्या बनेगा? रामस चिनोति, यह इसका पूर्ण पद बनेगा। ध्यान रखिएगा। तो इस पद में संधि कौन सी होगी? श्चुत्व संधि होगी। ऑप्शन सी सही आंसर है। यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। यह संधि कौन सी संधि के अंतर्गत आती है? व्यंजन संधि के अंतर्गत। यानी व्यंजन संधि का भेद है श्चुत्व संधि और रामस प्लस चिनोति का पद होगा रामस चिनोति। इसमें संधि है श्चुत्व। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते। लोप संज्ञा सूत्र है हलन्त्यम,
तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। बताइए लोप संज्ञा सूत्र है, कौन सा है? हलंत्यम है? नहीं, हलंत्यम इत संज्ञक सूत्र है, यह इत संज्ञा करता है, ध्यान रखिएगा। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, यह सवर्ण संज्ञा करता है, सवर्ण संज्ञा करता है सूत्र। तस्य लोपा, यह लोप करता है, यानी लोप विधायक सूत्र है, यह लोप विधायक सूत्र है। और लोप संज्ञा सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोपा है। ऑप्शन डी सही आंसर है। तस्य लोपा लोप करता है, और जिससे लोप हो जाता है यानी हमें दिखता नहीं है, वह सूत्र है अदर्शनम लोपा। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तस्य लोपा लोप विधायक सूत्र होगा, जहाँ पर लोप हो चुका होगा वहाँ अदर्शनम लोपा लगेगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए, कस्मिन् प्रत्याहारे व्यंजन वर्णा भवन्ति। किस प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण होते हैं? हल, यम, हश या उपर्युक्तानि सर्वाणि। बताइए तो जिस प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण होते हैं वह है हल। ऑप्शन ए सही आंसर है। व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही होगा। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। हल प्रत्याहार में सूत्र कितने आते हैं? 10 सूत्र आते हैं। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 सूत्र आते हैं। हयवरट से लेकर कहाँ तक आता है? हल तक आता है। हयवरट से लेकर हल तक आता है, इसके अंतर्गत 10 सूत्र आते हैं, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सा पादेन खंजा अस्ति। वाक्य पादेन पदे तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्रम अस्ति। सा पादेन खंजा अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। इस वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है, कौन सा है? रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, ये तो चतुर्थी विभक्ति का है। किसका है? चतुर्थी विभक्ति का है। ये नांग विकारा, जी हाँ, ये नांग विकारा ही यहाँ पर लगा है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अधिसिंह अस्था कर्म, ये द्वितीय विभक्ति का है, द्वितीय विभक्ति का है। अकथितम चा, यह भी द्वितीय विभक्ति का है। ये दोनों द्वितीय विभक्ति के हैं। ये नांग विकारा ही तृतीय विभक्ति का है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये नांग विकारा सूत्र क्या कहता है कि शरीर के जिस अंग में विकार हो उस अंग को बताने वाला जो शब्द होगा उस शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे यहाँ वह पैर से लंगड़ा है, तो उसके पैर में ही विकार है ना, इसलिए पैर में तृतीय विभक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, सद्वर्णा इत्यत्र का समासः। सद्वर्णा में कौन सा समास है? तत्पुरुषः, अव्ययी भावः, बहुव्रीहि, द्वंद्वः। सद्वर्णा में समास है बहुव्रीहि। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका समास विग्रह होगा सत्वर्णा, सत्वर्णा यस्या सा, यस्या सा, यह होगा इसका समास विग्रह। एक समास यहाँ पर पूछा गया है तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, रिक्त स्थानम समुचित पदे पूर्यत। ज्ञानात रिते न रिक्त स्थान, यानी यहाँ पर सूक्ति दी गई है, यहाँ पर हमें समुचित पद भरना है। निधानम, कांचनम, सौंदर्यम, मुक्ति। बताइए यहाँ पर जो सही पद होगा वह है मुक्ति। ऑप्शन डी सही आंसर है। ज्ञानात रिते न मुक्ति, यानी पूरे ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। यह सूक्ति यह हमें बताती है कि पूरे ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमं मौखिक कार्यं ततः लिखित कार्यं च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांता का। रुचे सिद्धांता, बहुमुखी सिद्धांता, अनुपातस्य क्रमश्च सिद्धांता, सक्रियताया सिद्धांता। बताइए संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य और उसके बाद लिखित कार्य होता है। यहाँ पर संस्कृत भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो सिद्धांत प्रयोग किया गया है वह है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। गुरुमुखम यह साधन है भाषा कौशल का, लेखन कौशल का, श्रवण कौशल का या पठन कौशल का। बताइए
गुरुमुखम यह साधन है श्रवण कौशल का। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, संस्कृत अध्यापनस्य श्रव्य दृश्य साधनम विद्यते। संस्कृत अध्यापन का श्रव्य दृश्य साधन है प्रतिकृति, श्यामपट्टः, दूरदर्शनम या ध्वन्याभिलेखः। बताइए, संस्कृत अध्यापन का श्रव्य दृश्य साधन है दूरदर्शन। ऑप्शन सी सही आंसर है। श्यामपट्ट जो है यह दृश्य साधन होगा और ध्वन्याभिलेख यह श्रव्य साधन होगा। तो यहाँ पर श्रव्य दृश्य पूछा गया है तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रतिकृति भी दृश्य होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पठन कौशलस्य विधि वर्तते। पठन कौशल की विधि है अक्षर विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि, कथन विधि या अभिव्यक्ति विधि। पठन कौशल की विधि है अक्षर विधि। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, आचार्य भरतानुसारं नाटक मंचनस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्यम् अस्ति विनोदजननं, हितोपदेशजननं, विश्रांतिजननं या एतानि सर्वाणि। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक मंचन के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? तो सभी हैं। भरत मुनि ने ये तीनों उद्देश्य बताए हैं नाटक मंचन शिक्षण के। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, हर्बर्टीय पंचपदी इत्यस्य विधे विकसित रूपम किम। हर्बर्टीय पंचपदी विधि का विकसित रूप क्या है? प्रत्यक्ष विधि है, मूल्यांकन विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि है या व्याख्या विधि है? बताइए। हर्बर्टीय पंचपदी विधि का विकसित रूप है मूल्यांकन विधि। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पाठ्यपुस्तक विधि जो है यह संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है, तो पाठ्यपुस्तक विधि है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, तृतीय कक्षायाः शिक्षिका प्रत्येक शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानं ददाति एव सा किं विकसितुम् इच्छति। अर्थबोधम, संसक्तिः, शुद्धतां, धारा प्रवाहितम। तृतीय कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है। वह क्या विकसित करने की इच्छा रखती है? अर्थबोध, संसक्ति, शुद्धता या धारा प्रवाहिता। बताइए। तो वह जो विकसित करने की इच्छा रख रही है वह है शुद्धता। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। अधोलिखित में से किस कार्य में सूक्ष्मपेशीय कौशल की आवश्यकता है? आरोहणे, लेखने, कूर्दने या पठने। बताइए। तो यहाँ पर जिस कार्य में सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता है वह है लेखन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सूक्ष्म पेशीय कौशल यानी फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, मोटर स्किल कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक फाइन मोटर स्किल और एक ग्रॉस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत क्या आ गया? लिखना आ गया। ग्रॉस मोटर स्किल होगी कूदना, ध्यान रखिएगा। यह ग्रॉस मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है कूदना। दो प्रकार की मोटर स्किल होती हैं, यानी पेशीय कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक फाइन होता है, एक ग्रॉस होता है। यहाँ पर फाइन पूछा गया है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, प्रतिपुष्टि अस्ति। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, 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 फीडबैक है। उभय शिक्षक शिक्षार्थीनां कृते स्वस्वविकासाय धाराप्रवाहेण पठनं, शिक्षार्थीनां कृते अधिगम विकासाय, शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासाय। प्रतिपुष्टि है, क्या है बताइए? शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए अपने अपने विकास के लिए। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों अपना अपना विकास करें। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही है ऑप्शन ए। अगला देखिए, प्रारंभिक स्तरे पठनं शिक्षयितुम् अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। पुस्तकानां, प्रकृतवस्तूनां, बोधपट्टानां, द्विपार्श्वीय रेखाचित्राणां। प्राथमिक स्तर में पढ़ाने के लिए शिक्षक को निश्चित रूप से किसकी उपयोगिता अधिक होती है? पुस्तकों की, प्रकृति वस्तुओं की,
बोधपट्टा नाम यानी फ्लैश कार्ड, बोधपट्टा नाम इसका अर्थ होता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड की या द्विपार्श्वीय रेखा चित्राणाम बताइए किसकी आवश्यकता अधिक होगी, तो फ्लैश कार्ड की, बोधपट्टा नाम। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न क्या है, हरन्ति इत्यत्र का प्रत्यय, क्षत्रि अक्तवतु तव्यत अंति, इसमें कौन सा प्रत्यय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।